हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी और स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी। और आज हम करेंगे चैप्टर 14 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 की वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ब्लड और उसके कंपोनेंट्स को हम समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स की। तो ब्लड ग्रुप्स की जहां बात आती है वहां दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं, एबीओ ग्रुपिंग एंड आरएच ग्रुपिंग। तो एबीओ ग्रुपिंग में क्या होता है, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ब्लड ग्रुप, ए बी एंड ओ, इसीलिए इसको एबीओ ग्रुपिंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जितने भी ये डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ब्लड हैं ये सभी एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन, दैट इज एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। यानी कि जितने भी ये डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स हैं इन सभी के ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होता है, उस आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि दो टाइप के होते हैं, ए एंड बी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके ब्लड में जो आरबीसीज हैं उन आरबीसीज के सरफेस पे जो एंटीजन होगा वो ए एंटीजन होगा। बी ब्लड ग्रुप वालों के आरबीसी सरफेस पे बी एंटीजन होगा। ए बी ब्लड ग्रुप वालों के आरबीसी के सरफेस पे दोनों ही एंटीजन होंगे, दैट इज एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। वही जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा उसके आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं होगा, यानी कि एंटीजन्स यहाँ पे एब्सेंट होंगे। इसके अलावा ब्लड में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं, which is a kind of protein which produce response to antigen। यानी कि उस ब्लड के आरबीसीज पास जो एंटीजन है उसके अलावा अगर कोई और एंटीजन आता है तो उस पर ये एंटीबॉडीज जो हैं वो अटैक करते हैं। तो ये एंटीबॉडीज भी दो टाइप की होते हैं, ए एंड बी। एग्जाम्पल, जिनका ब्लड ग्रुप ए है तो ए ब्लड ग्रुप वालों के ब्लड में प्लाज्मा है उसमें प्रेजेंट होगा एंटीबॉडी बी, यानी कि ये जो एंटीबॉडी बी है ये अटैक करेंगे इस पे आरबीसी पे जिनके सरफेस पे बी एंटीजन होगा। तो यानी कि ए ब्लड ग्रुप वालों के प्लाज्मा में होता है एंटीबॉडी बी, वही जिसका ब्लड ग्रुप बी है उनके ब्लड में होगा एंटीबॉडी ए। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो यहां ध्यान रखेंगे ए बी ब्लड ग्रुप वालों के प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, इसीलिए ये सभी से ब्लड रिसीव कर सकते हैं। और जिनका ब्लड ग्रुप ओ है उनके ब्लड के प्लाज्मा में दोनों ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी, यानी कि ये दोनों ही एंटीजेंस पे अटैक करेंगे, चाहे ए हो या फिर एंटीजन बी हो। इसीलिए ओ ग्रुप वाले किसी से भी किसी दूसरे ब्लड ग्रुप वालों से ब्लड नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए ए बी को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है एंड ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। जब हम बात कर रहे हैं ब्लड की तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यानी कि कोई पर्सन जिसको ब्लड की नीड है इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट और एनी डिजीज, कोई भी रीज़न हो सकता है। सो इन दैट केस आपने देखा होगा जो ब्लड है उसको ऐसे ही डायरेक्टली कोई सा भी ब्लड किसी भी रेसिपिएंट को नहीं ट्रांसफर कर दिया जाता है ना, पहले सारी टेस्टिंग की जाती है, ब्लड ग्रुप सेम है या है नहीं, आरएच फैक्टर सेम है या है नहीं, है ना। आरएच फैक्टर के बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। तो ये सब तो हम पढ़ चुके हैं, ये आपको समझ में भी आ गया है कि कौन से ब्लड में कौन सा एंटीबॉडी होता है। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कैसे ये एंटीबॉडी और एंटीजन आपस में काम करते हैं। सपोज एक रेसिपिएंट है, कोई पर्सन है जिसको ब्लड की ज़रूरत है और उसका ब्लड ग्रुप है ए। अब ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन्स में इनके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी बी होता है। मान लो बाई मिस्टेक किसी भी गलती से किसी भी लापरवाही के कारण अगर इस पर्सन को बी ब्लड ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है तो क्या होगा, जैसे ही ये ब्लड इस पर्सन की बॉडी में एंटर करेगा तो इसके ब्लड में पहले से ही एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है वो इस पे अटैक कर देगी, वो इनके आरबीसीज पे अटैक कर देगी और यहाँ सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, पर्सन की डेथ हो जाएगी। अब आप समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट है ब्लड को पहले मैच
हो रहा है या नहीं हो रहा है इसकी टेस्टिंग करना और फिर जाके उसको ट्रांसफर करना। नाउ वी टॉक अबाउट ब्लड ग्रुप ओ। तो स्पेशल क्या है इसमें, तो हमें पता है कि जो ब्लड ग्रुप ओ है उनके आरबीसीज पे के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं होता है, बट इनके प्लाज्मा में दोनों ही एंटीबॉडीज होती हैं। सो इसीलिए जो ओ ग्रुप है, जो ओ ब्लड ग्रुप है, these persons can donate blood any other blood group। इसीलिए ओ ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे यूनिवर्सल डोनर क्यों है, क्योंकि इनके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडीज दोनों हैं, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है? अब तो ए बी ब्लड ग्रुप है, उसकी खास बात क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप जिसके बारे में हम जानते हैं कि इनके पास दोनों ही एंटीजेंस हैं बट एंटीबॉडी कोई भी नहीं है, इसीलिए ये ग्रुप वाले जो पर्सन है दे कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी अदर ग्रुप, एनी अदर ब्लड ग्रुप, इसीलिए इनको कहा जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं RH ग्रुपिंग की। तो एबीओ ग्रुपिंग के अलावा ये दूसरा ग्रुपिंग है ब्लड का, दैट इज RH ग्रुपिंग। सो ये भी एक एंटीजन होता है जिसको सबसे पहले रिसस मंकीज में पाया गया था, तो यहीं से इसका नाम हो गया RH। सो ये जो एंटीजन है ये रिसस मंकीज के अलावा जो ह्यूमंस हैं उनमें भी पाया जाता है। ऑलमोस्ट 80% जो ह्यूमंस हैं इनके आरबीसीज में ये एंटीजन प्रेजेंट होता है। सो द पर्सन who have this RH positive antigen they are called RH positive। जिनके ब्लड में ये RH एब्सेंट है उनको कहते हैं RH नेगेटिव ग्रुपिंग। सो अगर जो RH नेगेटिव पर्सन है उसका ब्लड बाय मिस्टेक अगर RH पॉजिटिव वाले के बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, सो इन दैट केस जो RH नेगेटिव है ये ब्लड एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती हैं अगेंस्ट द RH एंटीजन। इसीलिए बिफोर द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड RH फैक्टर भी मैच किया जाता है अलोंग विद द ब्लड ग्रुप। अब हम एक स्पेशल केस की बात करते हैं अबाउट RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो जहाँ मदर जो है जो कि प्रेग्नेंट है शी इज RH नेगेटिव ब्लड एंड जो फीटस है उसका ब्लड RH पॉजिटिव है। सो अक्सर ऐसे केस में क्या होता है जो मदर और फीटस का ब्लड है वो आपस में मिक्स नहीं होता है बिकॉज ऑफ सेपरेशन एंड दैट इज थ्रू द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है इसके थ्रू जो दोनों के ब्लड हैं वो सेपरेट होते हैं तो उनका आपस में फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग से। सो मदर का जो ब्लड है दैट इज RH नेगेटिव, फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो फीटस ब्लड है वो है RH पॉजिटिव। सो इन दैट केस क्या होगा, डिलीवरी का टाइम आता है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, तो यहाँ थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी हो जाती है कि मैटरनल ब्लड है वो एक्सपोज हो जाता है टू स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। सो इस केस में क्या होता है, जो मदर है उसका ब्लड स्टार्ट कर देता है एंटीबॉडीज बनाना अगेंस्ट दिस RH एंटीजन। ठीक है, पहली प्रेगनेंसी से क्या हुआ, मदर के ब्लड में आ जाता है RH फैक्टर्स के लिए एंटीबॉडीज। यही सेम मदर जब सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होगी, ठीक है, जिसके ब्लड में ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं RH एंटीजन के लिए बट मदर खुद RH नेगेटिव है और जो फीटस है उसका क्या है, उसका है RH पॉजिटिव। तो इन दैट केस क्या होता है, जो मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है अगेंस्ट दिस RH फैक्टर ये लीक हो जाता है इनटू द ब्लड ऑफ फीटस और वहां जाके ये फीटस के सारे आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। सो दिस बी फेटल टू द फीटस और it can cause anemia or jaundice to the baby and this condition is called erythroblastosis fetalis। so this can be avoided ना, इसको अवॉइड भी किया जा सकता है। कैसे कि जैसे ही फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जो डिलीवरी जस्ट डिलीवरी के बाद ही
जो मदर है उसको इंजेक्शन दिया जाता है किसका, एंटी RH एंटीबॉडीज का, ताकि जो एंटीबॉडीज बने हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए और सेकेंड प्रेगनेंसी में इस तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो। अब हम बात करते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की। तो आपने देखा होगा व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योरसेल्फ, योर वुंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। तो कट लगने पे ब्लड तो आता है बट ये ब्लड कंटिन्यू लंबे टाइम के लिए नहीं आता है, कुछ टाइम के बाद ये अपने आप स्टॉप हो जाता है ना, इस तरह से ये स्टॉप हो जाता है। सो ये जो स्टॉप होने का जो ये मैकेनिज्म है इसको बोलते हैं कोएगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू इंजरी और ट्रॉमा। एंड ये एक मैकेनिज्म है टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अगर ये मैकेनिज्म नहीं होगा तो क्या होगा, कट लग गया, अब वो जो कट है वहां से ब्लड कंटिन्यू बाहर आता रहेगा और जिससे हमारी डेथ भी हो सकती है ना, हार्ट काम बंद कर देंगे। तो ये एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का कि जब भी कहीं कट लगता है तो वहां से जो ब्लड आ रहा है वो कुछ टाइम के बाद स्टॉप हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा नेक्स्ट डे या 1-2 दिन के बाद उस सेम प्लेस पे कुछ इस तरह का फॉर्मेशन हो जाता है। सो इज अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम लाइक जो कुछ है ये फॉर्म हो जाता है एट द साइट ऑफ कट और एन इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड दिस इज कॉल्ड क्लॉट और कोएगुलम, है ना। और ये क्यों है, मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक फिब्रिन ना, फिब्रिन का जो है ये थ्रेड लाइक नेटवर्क होता है जिसको हम अभी आगे समझेंगे। So fibrins in which dead and damaged formed elements of blood are trapped. तो fibrins जो हैं ये कैसे फॉर्म होते हैं, by conversion of fibrinogen in the plasma by enzyme thrombin। ठीक है, तो ये फिब्रिन थ्रेड्स कैसे बने, फिब्रिनोजन से बने, इसने हेल्प किसने की, थ्रोम्बिन ने हेल्प करी। और ये थ्रोम्बिन जो है ये कैसे फॉर्म हुआ, बाय एंटी एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन जो है ये सबसे पहले कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन थ्रेड्स में। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये एक सीरीज में होता है जिसको हम कैस्केड प्रोसेस भी बोलते हैं, जिसमें प्लाज्मा में प्रेजेंट बहुत सारे जो इनएक्टिव स्टेट में जो फैक्टर्स प्रेजेंट हैं वो एक्टिवेट होते हैं। तो होता क्या है, ड्यूरिंग एनी इंजरी, जब भी कोई कट लगती है या इंजरी होता है तो जो प्लेटलेट है हमारा वो उस टाइम पे एक्टिवेट हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिवेशन इट रिलीज मैनी फैक्टर्स विच एक्टिवेट दिस कोएगुलेशन मैकेनिज्म। तो एक्टिवेट होते ही क्या होगा, जो प्रोथ्रोम्बिनेज है ये कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन को, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, एंड थ्रोम्बिन कन्वर्ट करेगा फिब्रिनोजन थ्रेड्स में। तो ये थ्रेड्स ब्लड सेल और प्लाज्मा को जो है एक साथ ट्रैप कर लेते हैं एंड दे फॉर्म द क्लॉट। गुड, आई होप आपको आज की ये क्लास अच्छे से समझ आ गई है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल हम करेंगे पार्ट 3 लिम्फ टिश्यू फ्लूइड। तब तक स्टूडेंट्स आप आज का ये टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से हो गया है। टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून।